ओके, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है इन ए फैराडे डिस्क डायनोमो अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर सपोज करो इसको मैं अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, मतलब अगर सपोज करो इसको मैं डायग्राम के बेसिस पे समझूं, ठीक है, तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चरल बनाऊं, हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मेटल डिस्क है वो रेडियस आर का है फ्रॉम सेंटर, ठीक है, कैपिटल आर ये रेडियस है तुम्हारा, एंड रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द इट सेंटर, मतलब यहाँ से ऐसे पास हो रहा है ऐसे, और ये चीज़ ना ऐसे गोल घूम रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि देखो ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। द डिस्क इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसका मतलब क्या है, अब ये जो डिस्क है वो डिस्क को कहाँ पे प्लेस किया गया है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B जो है ना वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली लग रही है। तो मतलब अगर तुम समझो तो इसको तुम इस तरह से ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर ना ऐसे नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब पूछा गया है डिटरमाइन करो कि इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द रिम एंड द एक्सिस ऑफ द डिस्क। मतलब क्या पूछा गया है कि ये जो है सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को वापस समझा रहा हूँ। देखो एक मेटल डिस्क है जिसका रेडियस है आर, ठीक है, वो इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दिया गया है कि यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है, पूछा गया है कि जब ये गोल घूम रही है तो आपको ये बताना है कि सेंटर से लेके रिम, मतलब ये एंड वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक ना, मतलब सिर्फ ये एक ही की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पूरा मैं पूरे की बात करूँगा, ठीक है। तो मतलब बस तुम्हें समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो कंडीशन एकदम सिंपल है, हमेशा एक बात याद रखना, ईएमएफ की बात जब ये आएगी तो होगा क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ कि अगर सपोज करो ये जो डिस्क है, ठीक है, अगर ये रोटेट करती है, डिस्क अगर हमारा रोटेट करेगी तो यहाँ से होगा क्या पता है, ये तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है वो कट होते रहेगी, समझ आया, ये कट होते चली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कट होगा, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे नहीं होता वो, बात समझ, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करोगे ना तब जाके वो चीज़ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा काम क्या करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ ये जो तुम्हें सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये तुम ऐसे साइड से देख रहे हो, अगर सपोज मैं इसको ऐसे अपर साइड से तुम्हें दिखाऊं इस तरह से, तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो बीच में सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर है, ठीक है। हमें इतना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना मतलब सबका ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है। तो मैं इमेजिन करता हूँ ये जो एक लाइन है वो एक छोटा सा रॉड की तरह है, समझ में आ रहा है। अब इस ये जो रेडियस आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस है एक्स, सपोज ऑब्वियसली ये आर ही है, ठीक है, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ ये तुम्हारा एक्स डिस्टेंस है। तो मैं एक छोटा सा काम क्या करता हूँ, ये पूरे में से मैं एक छोटा सा लेंथ फाइंड आउट करता हूँ, दैट इज डी एक्स। डी एक्स हमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक्स का एकदम छोटा सा हिस्सा में डी एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, मतलब मैं डेरिवेट कर लूँगा। अब क्योंकि मुझे टोटल चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूँगा, उसको इंटीग्रेट कर लूँगा फ्रॉम 0 टू आर, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं वो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है B इंटू एल इंटू वी। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब लेंथ, V तुम्हारा हो जाता है वेलोसिटी। अब देखो बात ऐसी है ना यहाँ पे कि ये पूरा जो डिस्क है ना वो इस तरह से गोल घूमे जा रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो परफॉर्म हो रहा है,
लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक एक ऐसे पार्टिकल की बात करूँ, यहाँ पर एक, ठीक है, या फिर इस रॉड की ही बात करूँ, इस रॉड में से कोई भी एक पार्टिकल की बात करूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आएगा कि देखो यहाँ पर ना सब लोग जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से नहीं घूम रहे, वो v से घूम रहे हैं, मतलब लीनियर वेलोसिटी। पता है ना, कोई चीज़ को ना अगर कोई, जैसे ये फैन है, अगर फैन को तुम इस तरह से देख रहे हो तो ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन अगर तुम एक एक पार्टिकल के ऊपर जाके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब एक लीनियर वेलोसिटी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद है ये रिलेशन कहाँ से मिला है तुम्हारा, ये रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर r के जगह तो मैंने x अज्यूम करके रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बता दो, x ओमेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो। अब अगर सपोज करो मुझे ये रिलेशन देखना है, ठीक है, तो एक काम कर, अच्छा ऑल्सो हाँ, ये तुम्हारा जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, अब देखो x पूरा ये है, मैं एक छोटा सा लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेंथ को रिप्लेस कर सकता हूँ एज dx, स्मॉल dx। याद रहे मुझे अभी ना इसको डेरिवेट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पूरा का पूरा वैल्यू निकाल पाऊंगा क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम छोटे से हिस्से का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ ये E नहीं होगा अभी, E मतलब EMF, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट विल बी DE। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई देखो ये B होगा, DB क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड को डेरिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। L की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, dx, V की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, x ओमेगा। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा, यहाँ पे B कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो तुम ये जो टर्म है ना उसको तुम साथ में लिख सकते हो। तो ये दिखने में किस तरह से दिखा, अगर सपोज करो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया तो DE विल बी इक्वल टू, रीअरेंज कर लेते हैं, B ओमेगा x dx। कंसेप्ट समझना तो, ठीक है, ओके। अब मैं क्या, देखो ये सिर्फ छोटे वाले हिस्से की है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग। अगर मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ DE क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा E, राइट, लेकिन ये E क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा टर्म है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इंटीग्रेशन ऑफ DE कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो तुम्हारा टर्म है B ओमेगा x, B ओमेगा, तो मैं इसको ऐसे कॉमन लिख सकता हूँ B ओमेगा, तो तुम इंटीग्रेट किसको करोगे अंदर, x dx फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये लॉजिकल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, हमें पता ही होगा, ठीक है, कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x²/2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू R। अब ऑब्वियसली मैं करता क्या हूँ, मैं पहले R का वैल्यू फिर 0 का वैल्यू पुटअप करता हूँ, B ओमेगा R²/2 माइनस B ओमेगा 0²/2। ऑब्वियस सी बात है ये जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा कि मेरे पास जो टर्म बचा है B ओमेगा R²/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ DE है, लेकिन DE है तुम्हारा E। ठीक है, तो ये हो जाएगा E विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 B ओमेगा R²। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टार्ट करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इसको इमेजिन कर सकते हो, अ हॉरिजॉन्टल वायर है जिसका लेंथ है 20 मीटर, मेरा डेटा दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इमेजिन कर सकते एक वायर है ईस्ट से वेस्ट, मतलब तुम डायरेक्शन अपने हिसाब से इमेजिन कर लो। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट वो एक्सटेंड होते चले जा रहा है। ठीक है, और फॉल भी कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो एक वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और वो ऐसे नीचे गिरते जा रही है टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके बेसिस पे ऐसे गिरते जा रही है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो जो चीज़ है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वेलोसिटी दे रखा है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻, ठीक है, टेस्ला हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF, मतलब E का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। क्या मेरे पास फॉर्मूला है? ठीक है, सीधी सी बात है, E होता है तुम्हारा B इंटू L इंटू V, बस मुझे सब्सटीट्यूट करना है। B का वैल्यू है
5 इंटू 10⁻⁻⁵, L का वैल्यू है 20 और B का वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁵, ये होता है तुम्हारा 200, मतलब 2 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, एक बात ध्यान देना, होगा क्या पता है, अब देखो तुम्हारे इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें इसको मिली वोल्ट में करना है कि माइक्रो में करना है कि क्या करना है। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो मिली वोल्ट में है। ठीक है, तो अगर मिली वोल्ट में है तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये मिली वोल्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो याद रहे ये कंपल्शन नहीं है, इस चीज का ध्यान देना, अगर हो सके तो ही करना, जब तक मेंशन ना हो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, थर्ड, मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। मतलब तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर अगेन एक डिस्क है, मेटल डिस्क है जो सेंटर ऑफ एक्सिस से इस तरह से ऐसे, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है, इस तरह से जा रही है और वो 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड घूम रही है। मतलब समझ में आ रहा है, एक सेकेंड में वो 20 रेवोल्यूशन कवर अप कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये चीज़ कुछ और नहीं, वो मेरा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारा 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, द डिस्क हैज़ ए रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस दे के रखा है 30 सेंटीमीटर, कन्वर्जन करने पे ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर एंड स्पिन्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब B का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा 0.20 टेस्ला। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब क्या पूछा है क्वेश्चन, 3 टर्म में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट तुम्हें ये पूछा गया है कि आपको बताना है द एरिया स्वेप्ट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे लिख के रखा है, हाँ, इसका रेडियस भी है ना। ठीक है, ये जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो रेडियस है, पूछा है द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। मतलब ये जो रेडियस ऑफ द डिस्क है, समझ में आ रहा है, ये एक सेकेंड में कितना एरिया कवर कर रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सेकेंड में कितना एरिया कवर कर रहा है, तुम्हें उसका वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है, द एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस, ठीक है, पर सेकेंड कितना कवर कर रहा है वो बताना है। मतलब बेसिक सा चीज dA/dt, हमें ये फाइंड आउट करना है। दूसरा, द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वापस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम कॉमन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बार बार कट होती चली जाएगी तो फ्लक्स जनरेट होगा, अगर फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो EMF इंड्यूस तो होना ही है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ तो ये पूछा गया है। दूसरा तुम्हें क्या पूछा गया है कि फ्लक्स जो है वो कितना, मतलब d∅/dt, एंड तीसरा क्या पूछा गया है, इंड्यूस EMF, मतलब E क्या होगा तुम्हें ये बताना है। ये तीनों चीज़ बताना है। क्वेश्चन समझा, ठीक है, क्या लग रहा है dA/dt तुम किस तरह से ये करोगे। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम ये रेडियस ऑफ द सर्कल को अज्यूम करते हो, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ पता है कि ये जब भी पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, मतलब अगर सपोज मैं A वाले के लिए लिख रहा हूँ, A का जो सोल्यूशन मैं पहले वो लिख रहा हूँ, तो देखो मुझे एक चीज़ पता है कि टाइम t में, इन टाइम t, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन टाइम t, या कैपिटल T में लिखता हूँ, इन टाइम t एरिया स्वेप्ट विल बी, एरिया ऑफ सर्कल, क्या लग रहा है, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ πr², चलेगा, ठीक है, लेकिन याद रहे ये एरिया कितने में कवर कर रहा है। देखो बात को समझना, इसको यहाँ से वापस अपने एक चक्कर आने में कुछ तो टाइम लग रहा है और उसने उतना एरिया कवर किया रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ dA/dt विल बी इक्वल टू, ठीक है, πr² डिवाइडेड बाई t। ये पहले ये कंसेप्ट समझ लो, ये क्या लिख रहा है मैंने,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये टी मतलब समझे, कैपिटल टी मतलब होता है टाइम पीरियड, और तुम्हें पता होना चाहिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है ना कि 1/t क्या होता है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यूज तो है ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14, आर का वैल्यू है मेरे पास 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर और इंटू एफ, एफ कितना है मेरे पास 20, ठीक है। तो अगर मैंने ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं तुम्हें ना एकदम लास्ट का आंसर बता देता हूँ, 5.652। याद रहे सिर्फ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में शायद सिर्फ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, वो पर सेकंड के, सिर्फ एरिया नहीं पूछा गया है, ठीक है, पर सेकंड वो कितना कर रहा है इस रेडियस ऑफ द डिस्क से, ठीक है। तो इसका जो यूनिट आएगा वो सेकंड, उन लोगों ने शायद मिसप्रिंट करके रखा है, ठीक है, पर सेकंड आना ही है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम सेकंड कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान देना है, कभी भी फाई का जो वैल्यू होता है वो होता है तुम्हारा बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो इट विल बी वॉट, डी बाय डी टी ऑफ फाई के जगह लिख देता हूँ बी ए। लेकिन क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है शायद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैंने बी को बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचेगा, डी बाय डी टी ऑफ ए। लेकिन मेरे पास तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू है ऑलरेडी, बी का वैल्यू भी है मेरे पास, ठीक है, विच इज 0.20 मल्टीप्लाई बाय ये जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 5.652। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगेन मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1.13। एक बात ध्यान देना, ये फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। तो ये होता है वेबर पर सेकेंड, पर सेकेंड यूनिट सबका याद रखना है तुम्हें, याद रहेगा, ठीक है। बस मैं एक नॉर्मल सा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आंसर निकाला है इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, यूनिट पे ध्यान देना तुम, ठीक है। लास्ट क्या पूछा गया बताओ, लास्ट ये मुझे बताओ ना, ईएमएफ को, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है विथ रेस्पेक्ट टू फ्लक्स, कैसे होगा, ठीक है। मुझे पता है अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फ्लक्स का चेंज हुआ रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू 1.13 वोल्ट। तो मैं बस यूनिट चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, ठीक है, 1.5 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ना दो कॉइल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, मतलब अगर तुम इसको चाहो तो इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, थोड़ा इमेजिन करना ये चीज़ें कैसे। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर ना एक तरह से कॉइल को इस तरह से मैंने बना के रखा है, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, मैं इसको पी बोल देता हूँ, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो इसी के सामने ना एक और कॉइल है, ठीक है। तो मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ से कॉइल ये करता हूँ तो ये तुम समझ सकते हो ये किस तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तो देखे रखा हुआ है 1.5 हेनरी, मतलब m, म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, तो वो है तुम्हारा 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल, मतलब अगर सपोज मैं प्राइमरी कॉइल सपोज कर रहा हूँ, इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, समझना, मतलब ये वाला जो है प्राइमरी कॉइल है, इसका अगर मैं करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल 1, मतलब पहला जो करंट था वो था तुम्हारा 0 एम्पियर, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ करंट इन प्राइमरी कॉइल टू 10 एम्पियर से, ठीक है, इन टाइम 0.2 सेकेंड। मतलब अगर टाइम की बात करें, यहाँ पे dt वर्ड यूज होगा, मैं समझाता हूँ, 0.2 सेकेंड, मतलब समझना, ठीक है।
0.2 सेकेंड के अंदर अंदर ये जो करंट है ना उसको मैंने 0 से डायरेक्टली 10 एम्पियर तक किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। मतलब सिंपल है, तुम्हें पूछना बताया गया है कि जो सेकेंडरी कॉइल तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स कितना होगा इसके वजह से, प्राइमरी कॉइल की वजह से इसके ऊपर फ्लक्स में कितना चेंज होगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक और इसमें क्वेश्चन ऐड करवा रहा हूँ कि पहला मैं ये करूंगा कि सेकेंड कॉइल में ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड कॉइल में ईएमएफ, तो अगर सपोज मैं उसको स्टार्ट करूं, याद रखना सेकेंड कॉइल में अगर मेरे को ईएमएफ जनरेट करना है, मतलब उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E/S। ठीक है, उसका फॉर्मूला समझना, इट इज गिवन बाय एम मतलब, ठीक है, ब्रैकेट में याद रहे यहाँ पे मॉड का यूज करूंगा, क्योंकि अगर सपोज बाई चांस आंसर जो है वो नेगेटिव में आए तो उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूँ। ये होगा तुम्हारा DIP डिवाइडेड बाय DT। याद रहे यहाँ पर जो टर्म लिख रहा हूँ पहले ध्यान दो, मैंने लिखा है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसमें प्राइमरी कॉइल का करंट यूज होगा। सिंपल लॉजिक समझा। तुम अगर फर्स्ट कॉइल को अगर तुम चेंज कर रहे हो करंट को, तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी कॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, ऑल्सो तुम्हारा M जो है उसको ऐसे ही रहने दो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है DIP। ठीक है, ये जो है वो चेंज बता रहा है, D का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव। इसमें ना इस चीज को समझ लो, चेंज बता रहा है। तो जो चेंज है वो है तुम्हारा फ्रॉम I2P है ना तुम्हारा IP2। ठीक है, I2P बोलो या IP2। ठीक है, IP2 माइनस IP1 डिवाइडेड बाय DT। तो ये होगा तुम्हारा EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। अब बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। M का वैल्यू है हमारा 1.5, IP2 है मेरा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय DT का वैल्यू है हमारे पास 0.2 सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, तो हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.2। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मॉड में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें तो चलो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, लेकिन अगर बाई चांस आ गई, ठीक है, तो तुम्हें उसको पॉजिटिव में लिखना ही है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा 75 वोल्ट। एक बात का ध्यान देना ना, तुम्हारा जो नया टेक्स्ट बुक है, नए टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा हुआ है 75 वोल्ट, लेकिन वो किसके लिए है कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये होगा EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स याद रखना, ये मैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरा जो सेकेंड हो, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा वापस M, ये चेंज है तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ IP2 माइनस IP1। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये M का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1.5 और ये तो 10 है ही। समझ में आ रहा है, 1.5 इंटू 10, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा 15। ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स है तो इसको तुम लिख दो वेबर, सिर्फ वेबर आएगा। ठीक है, अगर d/dt लिखते हो तो वेबर पर सेकेंड आएगा। तो ये है तुम्हारा लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पे अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 1500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, मतलब एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर 1500 टर्न्स है, हर एक मीटर में 1500 टर्न्स है। तो एक कॉइल है जिसका नाम है C, अ कॉइल C हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 155 टर्न्स। मतलब समझ में आ रहा है क्या कि हमारे पास ना एक दूसरा मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 150। समझ में आ रहा है, मतलब वो मैं ये C कॉइल की बात कर रहा हूँ, C कॉइल। ठीक है, इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, मतलब वो बीच के अंदर ना उसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया, टाइटली बना हुआ है। जैसे मैं तुम्हें एक इमेजिन ऐसा करवा रहा हूँ कि एक बाहर एक बड़ा सा सोलिनॉइड है जिसके अंदर है 1500 टर्न्स पर मिनट। तुम इमेजिन कर सकते हो वो कैसा होगा।
ठीक है। अब उसके अंदर, ठीक है, एक कॉइल है C जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब मैं बगल में एक दूसरा कॉइल ला रहा हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके पास है 150 टर्न्स, ठीक है, इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब समझ में आ रहा है, अंदर, ठीक है। अगर इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर पासेस थ्रू द सोलेनॉइड, मतलब अगर मैं सोलेनॉइड से, अगर समझा, अगर मैं सोलेनॉइड में 3 एम्पियर का करंट को फ्लो करवाता हूं तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा, द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, तुमने कॉइल सी को अंदर इंट्रोड्यूस करके रखा है तो उसके अंदर कितना फ्लक्स आया है वो तुम्हें निकालना है। एंड तीसरा है the average EMF induced in coil C if the direction of the current in the solenoid is reversed in a time of 0.5 second। मतलब क्या होगा, एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होते जा रहा है और बीच के अंदर मैंने एक सोलिनॉइड वापस लगा के रखा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है एवरेज EMF कितना होगा अगर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है ना, मैं विद इन 0.5 सेकेंड, समझ रहा, मतलब 0.5 सेकेंड के अंदर अंदर अगर मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा था अभी ऐसे फ्लो होगा, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो EMF जनरेट होगा एवरेज वो कितना होगा, तुम्हें वो कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब जो चीज दिया हुआ है ना, पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, इसमें, ठीक है, स्मॉल n है यहां पर। और नंबर ऑफ टर्न्स होता क्या पता है, ये होता है तुम्हारा कैपिटल N, मतलब कितना टर्न्स है पर लेंथ। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, लकीली यहां पर टर्न्स पर मीटर दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो तुम्हें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये होगा तुम्हारा 1500 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ हाँ लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा टर्न्स पर मीटर। देखो जो मेरे पास ना डेटा गिवन है ना, मैं बस पहले वो लिख ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या लिख के रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए का वैल्यू दे के रखा है, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन करने में क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सी कॉइल कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सी कॉइल कितना है 150। ये समझ में आ रहा है ना, सी देखो यहाँ पे लिखा है कॉइल सी, कॉइल का नाम है, ठीक है। इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू दे रखा है कितना है 3 एम्पियर। चलो ये भी दे रखा है। हाँ, कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट वाले हिस्से में बताओ, फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, दूसरे में क्या द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल सी, मतलब फ्लक्स सी लिख देता हूं, ठीक है। एंड सी क्या पूछा है, एवरेज EMF, मतलब E चलेगा। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा फॉर सोलिनॉइड, याद होगा, वेरी गुड। क्या होता है ये, μ0 Ni, ठीक है। μ0 का वैल्यू सबको मालूम होगा, क्या क्या होता है -7। n का वैल्यू भी है हमारे पास, किधर गया, 1.5 इंटू 10⁻³ और करंट भी है हमारे पास 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो वैल्यू आएगा लमसम 5.65 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर कुछ ऐसा गड़बड़ होगा तो यहाँ पे चेक करना, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे हो है वहां पर ना, कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ है। 5.65 इंटू 10⁻⁻3 व्हाट, टेस्ला। चलो सेकंड क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन किस में, कॉइल सी में। तो फ्लक्स को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, याद करो, फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। हाँ एक वो होता है, एक BA है, लेकिन अगर सपोज करो मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स बात कर रहा हूं तो NBA, पता है ना, NBA cos थीटा, मतलब अगर मैं उसको हटा दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा NBA, तो मैं यहां पे लिख देता हूं NC, है ना,
ऐसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मतलब सिर्फ NC लिखना काफी होता, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बस मैं इसके अंदर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कितना है तुम्हारा 150 मल्टीप्लाई है, BC का वैल्यू कितना है अभी हमारे पास 5.65 इंटू 10⁻⁻5, और एरिया तो हमारे पास पहले से ही है, हाँ -3 है, एरिया हमारे पास पहले से ही है, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने इसको भी सॉल्व किया तो आंसर आएगा तुम्हारा 2.12 इंटू 10⁻³ व्हाट वेबर पर सेकेंड, नहीं, वेरी गुड, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा एवरेज EMF। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, एवरेज EMF। पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बोला गया है कि आपको EMF इंड्यूस कॉइल के अंदर कितना हुआ है अगर करंट का डायरेक्शन को आप चेंज कर देते हो विद इन 0.5 सेकेंड। अब सवाल यहीं पर आके अटकता है कि हम लोग यहां पर करेंगे कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, पहला जो हमारा फ्लक्स था वो कितना था, पहला वही जो होगा, ठीक है, कितना है 2.12 इंटू 10⁻³ वेबर, सीधी सी बात है ना। लेकिन अब जो बोला गया है कि तुम्हारा जो फ्लक्स होगा, ठीक है, एवरेज फ्लक्स निकालना है, तो पहला और दूसरा तो पता होना चाहिए ना। तो दूसरा फ्लक्स कब जनरेट हुआ, जब करंट को रिवर्स किया गया, ठीक है, विद इन टाइम 0. हाँ, तो ये तुम्हें क्या लग रहा है कितना आया रहेगा वैल्यू, थोड़ा अंदाजा तो लगाओ, थोड़ा सोचो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। EMF इंड्यूस हुआ है, ठीक है, उसका फ्लक्स जो है वो दे के रखा हुआ है, अचानक से करंट को चेंज कर रहे हैं, तो क्या चीज में चेंज आएगा, सिर्फ डायरेक्शन में, मतलब साइन, समझ में आ रहा है। फ्लक्स वही रहेगा लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं -2.12 इंटू 10⁻³ वेबर। क्या मेरे पास टाइम दिया हुआ है, कितना है 0.5 सेकेंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब एवरेज EMF विल बी इक्वल टू d∅/dt, ठीक है। लेकिन d∅ का वैल्यू तुम्हें पता ही है, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, बताओ क्या हो जाएगा ये ∅2 - ∅1 डिवाइड बाय dt। एक बात का ध्यान देना, मॉड में है वो, ठीक है। तो ∅2 का वैल्यू है तुम्हारा -2.12 इंटू 10⁻³ माइनस 2.12 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम है तुम्हारा 0.5। ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे 10⁻³ को तुम कॉमन निकाल सकते हो, ऑल्सो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 424, मतलब 4.24, ये माइनस में होगा अभी भी, ठीक है, 10⁻³ अभी ये अभी भी मॉड में ना, इसीलिए माइनस में, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको मॉड से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.24 इंटू 10⁻³ अब तुम्हें पता है ये 0.5 को तुम क्या लिख सकते हो 5/10, 10 को ऊपर ले लो, 5 के साथ इसको कट कर दो, ठीक है। तो जो भी रहेगा वैल्यू, ठीक है, लास्ट का जो वैल्यू रहे, अच्छा एक मैं टेक्स्ट बुक में कितना आंसर दिया है, पूरा सॉल्व किया गया 8, हाँ तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना आया 8.48 एवरेज है, तो आंसर इसमें यूनिट आएगा, क्या आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा
क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ ए रेलवे कैरेज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन लेवल ग्राउंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ना तुम सपोज करो ये रेलवे ट्रैक है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से उसके व्हील्स है, तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम ऐसे ऊपर से देख रहे हो इसको, राइट, ठीक है, और ये बीच में है उसका एक्स, इमेजिन कर रहे हो, मतलब ये किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ जो दे के रखा है वो है हमारा 1.75 मीटर, ठीक है, ट्रैवलिंग ऑन लेवल ग्राउंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर, मतलब ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, मतलब v का वैल्यू दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर ना। अच्छा, और क्या दिया है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू बी, मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर ना वर्टिकली, बात समझ में, यहाँ से वर्टिकली ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकली है, तो इसकी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ बी विद ऐसे सबस्क्रिप्ट बी के साथ, ठीक है, तो बी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। फोन में तो कनेक्ट ही नहीं क्या फोन में तो कनेक्ट ही नहीं। हाँ, वापस कैलकुलेट करना है हमें इंड्यूस ईएमएफ। हाँ, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि अगर सपोज ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर ना उसके व्हील्स हैं जो बीच में से इस तरह से एक्सेल है जिसका लेंथ दे के रखा हुआ है, कितना है 1.75 मीटर, और ये एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है v विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, याद है ये लीनियर वेलोसिटी है, मतलब ये स्ट्रेट जा रही है ना आगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसके अलोंग, मतलब अगर ट्रेन इस तरह से ट्रैवल कर रही है, इसके अलोंग ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड लगते जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एल का वैल्यू है हमारा 1.75 मीटर, वेलोसिटी है जो कि है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, याद रहे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, और मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है किलोमीटर पर आवर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम्हें पता होना चाहिए किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000, आर जो रहेगा वो कितना होगा 3600। तो एक काम कर लो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, कभी भी ऐसे किलोमीटर पर आवर आ गया तो इसको बस मल्टीप्लाई कर लो 5/18, समझ, मतलब तुम अगर कैंसल आउट करोगे ना 1000 डिवाइडेड बाय 3600 को अगर कैंसल आउट करोगे तो आंसर तुम्हारा 5/18 ही आएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है तुम इसी को याद कर लो, ये वेलोसिटी हो गया और जो कि होगा मीटर पर सेकेंड में। वर्टिकल कंपोनेंट दे के रखा है मतलब BV विच इज 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और क्या दे के रखा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो, तो हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, BL, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया तुम्हारा 5 × 10⁻⁵, लेंथ है हमारा 1.75, और ये हो जाएगा 50 × 5/80, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आंसर आएगा 12.2 × 10⁻⁵ वोल्ट, तो ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, मतलब यहाँ पे 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M, और यहाँ पर कितना वैल्यू लिख के रखा है 10 मिली हेनरी, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ हेनरी, ओके। इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल, याद है इसके पहले पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मतलब 2 कॉइल है इस तरह से, अगर ये एक प्राइमरी कॉइल अगर मैं अज्यूम करता हूँ और ये होगा इसमें सेकेंडरी कॉइल, ऐसे अगर मैं अज्यूम करके रखता हूँ, तो इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल, मतलब ये अगर 5 से 1 एम्पियर तक चेंज होता है इन 0.2 सेकेंड, सेम वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेरा करंट इन प्राइमरी कॉइल 1 कितना है तुम्हारा 5 एम्पियर, ठीक है। करंट इन प्राइमरी कॉइल 2 मतलब जो दूसरा है वो है तुम्हारा 1 एम्पियर। टाइम कितना लग गया इसमें, हाँ
मतलब dt का वैल्यू दे रखा है 0.2 सेकेंड। पहला कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द अदर कॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय एम, उसके बाद एम के बाद क्या आता है देखो, मॉड ऑफ आई पी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होगा, तो एम ये हो जाएगा आई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डी टी। तो अब बस मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10⁻⁻³ आई पी टू का वैल्यू है 1 -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, हाँ तो ये ऊपर चले जाएगा 10⁻1 में। ठीक है, तो याद रहे यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वो -4 होगा। कितना होगा लेकिन -4 क्योंकि वो मॉड में है, बाहर मैंने निकाल दिया तो 4 हो जाएगा, और ये 2 के साथ वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है, 20 इंटू 10⁻2 20 इंटू 10⁻⁻। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पीछे जो तुम्हारा आंसर है उसको पॉइंट में लिखा गया है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 0.2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हो गया तुम्हारा 0.2 वोल्ट। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण कई टेक्स्ट बुक में ना ये आगे का क्वेश्चन नहीं छपे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा हो गया ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट द इंड्यूस चार्ज। अब तुम्हें चार्ज कैलकुलेट करना है पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है तुम्हारा d∅/dt। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जगह अगर मैंने v लिख दिया तो भी चलेगा। मतलब मुझे एक चीज पता है, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू आई आर, तो क्या मैं इसके जगह ऐसे लिख सकता हूं, यस ये एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने e के जगह ये लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई आर और ये हो जाएगा तुम्हारा d∅/dt। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं dt को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, i इंटू डी टी इज इक्वल टू d∅/r। समझ में आया मैंने क्या किया। अच्छा मुझे बताओ ना ये रिलेशन किसका है, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे चार्ज निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मतलब स्मॉल चार्ज होगा तो ये होगा I इंटू डी टी। तो समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ पर वो dq लिख सकता हूँ, यस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dq विल बी इक्वल टू d∅/r। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ d∅ की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सोचना। d∅ की जगह मुझे लिखना है, थोड़ा सोचो। नहीं देखो इस रिलेशन से देखो, e इंटू डी टी। ठीक है, तो dq हो जाएगा तुम्हारा e इंटू डी टी। क्या मेरे पास ये दोनों है वैल्यूज। ठीक है, e तो मेरे पास अभी आया विच इज 0.2, dt भी है मेरे पास, हाँ ये भी है तुम्हारा 0.2, r दिया है क्या 5 हो। यस, लॉजिक समझा क्या किया हम लोग ने। यहाँ पे चार्ज के बारे में पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 10⁻³ कूलम अगर मैं इसको सॉल्व करूँ। लेकिन तुम्हारा आंसर पीछे माइक्रो में अपना मिली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम 10⁻³ को क्या लिख सकते हो m। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 8 मिली कूलम। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या लिखा हुआ है। An EMF of 96 volt is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance। ठीक है, अब जो जो डेटा गिवन है उसको समझो। An EMF मतलब E का वैल्यू लिख के रखा हुआ है, कितना है 96 वोल्ट। ओके, मिली वोल्ट है।
ओके तो ये हो जाएगा मिली वोल्ट, ठीक है। तो 96 मिली वोल्ट लिख के दिया हुआ है, मिली वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके ठीक है, इसको साइड रखते हैं। इन द वाइंडिंग्स ऑफ ए कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल, अच्छा क्वेश्चन समझना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, रेट वाला जब टर्म आता है तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम, है ना। तो d/dt मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कॉइल्स की बात हो रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल तो आता ही है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल को चेंज करते हो उस बेसिस पे ही सेकेंडरी कॉइल पे जो भी होना रहता वो होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया रखा है 1.20 एम्पियर पर सेकेंड, ओके। अब तुम्हें पूछा गया कि m का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करो। मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो E होता है वो होगा m dIP डिवाइडेड बाय dt। मुझे क्या चाहिए, m, ठीक है। तो देयरफॉर m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E अपॉन dIP बाय dt, राइट है, ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे इतना मालूम है E का वैल्यू है मेरे पास 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू कितना है, और कुछ है जो हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 1.20, राइट ना। हाँ, अब बस हमें इसको कैंसल आउट करना है। अगर सपोज मैंने इसको कैंसल आउट किया तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया या फिर इसको यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 12.0 मतलब 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो 10⁻1 आ गया, ऐसे में बोल दो, 12 1 ज़ा 12, 8 ज़ा, ठीक है। अब 8 इंटू 10 इज 80, समझा, इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 मिली, ये इंडक्टेंस है तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेनरी, 80 मिली हेनरी, समझा। हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, तुम्हें एज ए प्रूफ के लिए पूछा जा सकता है, ये कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, लेकिन एज ए प्रूफ के लिए तुम्हें पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा तुम्हें ना एक चीज का और ध्यान देना है, नहीं फिलहाल मैं बाद में बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो अ लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे के रखा हुआ है A एंड हैविंग N1 टर्न्स, मतलब वो एक तरह का प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो एक प्राइमरी कॉइल है जिसके अंदर ना N1 टर्न्स है, याद रहे प्राइमरी कॉइल का N1 टर्न्स है, मतलब ये जो N1 होगा वो टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। हाँ मैं इसको NP नहीं लिख सकता, रीजन सिंपल है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी कॉइल का है ये, ओके। दूसरा क्या बोल के रखा है, उसके अंदर इट हैज ए कॉइल ऑफ N2 टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल मतलब उसके अंदर है, ठीक है। तो N2 हो जाएगा तुम्हारा टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ओके। नाउ अब बात को ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, अबाउट इट सेंटर, मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब उसके अंदर ना ऐसे इंड्यूस है। अब डिटरमाइन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द टू कॉइल्स, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस हमें ये बस एक स्टेटमेंट दे के रखा है और तुम्हें बोला गया है कि इसका भी वैल्यू निकालो, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज पता है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलिनॉइड। अगर मैं सोलिनॉइड की बात कर रहा हूँ, सोलिनॉइड में अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो फ्लक्स जो होगा वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल पे आएगा, फर्स्ट के वजह से, मतलब प्राइमरी कॉइल के वजह से। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। समझ में आ रहा है? इसको मैं काम करता हूं, इसको कंसिडर कर देता हूं इक्वेशन 1। पहले ये चीज समझ लो, ये समझा यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक और बात करता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो तुम्हें एक और चीज पता होना चाहिए, ये होता है तुम्हारा N इंटू बी इंटू ए।
राइट, NBA, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NBA, लेकिन क्योंकि मैं सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा हूँ तो उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो होगा 2। समझ में आ रहा है? लेकिन B क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, बट मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सॉलिनॉइड, म्यू नॉट NI, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू नॉट, ध्यान देना, NI के जगह में IP लिख दूं चलेगा, बट व्हाट इज N, हाँ मतलब पर यूनिट, हाँ तो मतलब ये हो जाएगा कैपिटल N बाय L, लेकिन ये क्योंकि ये प्राइमरी से जुड़ा होगा तो ये मैं N1 लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर B विल बिकम म्यू नॉट N1 अपॉन L IP, ठीक है। ये सिर्फ B का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये B का वैल्यू मैं वापस यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा सेकेंड वाला वो हो जाएगा तुम्हारा N2B। B के जगह मेरा ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा विच इज म्यू नॉट N1 बाय L IP इंटू क्या बचा है मेरा A एरिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंसिडर कर दूं इक्वेशन 2, ठीक है। अब तुम अगर 1 और 2 को ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 हमें बोला क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है। तो फर्स्ट में बताओ जो 5S है उसका वैल्यू क्या है MIP, और जो दूसरा है ये तो है ही मेरे सामने, ठीक है। तो ये N2 म्यू नॉट N1 बाय L IP इंटू A, इससे क्या हो गया IP और IP कैंसल आउट हो गया, तो M का जो वैल्यू है वो होगा तुम्हारा N2 N1 म्यू नॉट A बाय L। एक बात का बस तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पर ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना डिवाइड बाय L ना प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर L आएगा, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ईच हैव ए इंडक्टेंस। अब यहां पर वर्ड यूज हो रहा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो M होता है, इंडक्टेंस को। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफॉर्मर है ईच हैव इंडक्टेंस इतना, मतलब L1 का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। अच्छा इसको मैं अगर चेंज कर पाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 है ना हेनरी, ये L1 है। सिमिलरली L2 का भी वैल्यू वही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम है, ठीक है। आगे क्या लिख के रखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कैपिटल M का जो वैल्यू है वो कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। अब पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स, कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। जब भी बात ना तुम्हारा इंडक्टेंस की आएगी और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी है, मतलब इंडक्टेंस बेसिकली, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जो फ्लक्स का डिनोशन होगा वो होगा K। समझ में आ रहा है, ठीक है। तुमने एक ये कंसेप्ट देखा भी होगा K क्या होता है, ठीक है। K को तुम लोग नॉर्मली कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, पढ़ा है नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसको डिनोट किया जाता है K से, और इसका फॉर्मूला होता है M डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये फॉर्मूला याद रखना तुम्हें, ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। ये तुम कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा हो इंडक्टेंस के बारे में, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली मुझे यही निकालना है, लेकिन परसेंटेज में। फ्लक्स मतलब ये हो गया यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। तो देयरफॉर K का वैल्यू विल बी, M का वैल्यू मेरा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया अंडर रूट में L1, L1 है मेरा 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये देख सकते हो तुम, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 -4 है, मतलब अंदर होगा -8। अब -8 को तुमने बाहर निकाल दिया तो ऐसे होगा ना, अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻8,
इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 10⁻⁻⁴, समझा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 ज़ा, ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻², नहीं क्योंकि हमें परसेंटेज बोला, एक काम करते हैं -2 को नीचे रखता हूँ, 2/100, समझा, तो विच इज इक्वल टू 2%, तो ये हो गया मेरा के का वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तुम्हें पता होगा टॉरॉइडल रिंग क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अ टॉरॉइडल रिंग जो है वो किससे बना है, मेड फ्रॉम ए बार ऑफ लेंथ L, मतलब तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि एक बार है, ठीक है, जिसका लेंथ है L ऑफ 1 मीटर, मतलब ये लेंथ दे के रखा है 1 मीटर, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ए डायमीटर, डायमीटर का वैल्यू दे के रखा हुआ, मतलब क्या होगा तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, ये जो 1 मीटर है ना, इसको ना मैं ऐसा गोल घुमा दे रहा हूँ, मतलब ये एक सर्कल बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये एक तरह का सर्कल बन रहा है जिसका जो डायमीटर अभी जो तैयार होगा, डायमीटर सबको मालूम होगा क्या है, तो डायमीटर जो है वो है यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो डायमीटर आ गया वो है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन 0.5 वर्क नहीं करेगा, अब ना सेंटीमीटर वर्क नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻² या फिर 5 × मीटर, ये हो गया, ठीक है। नाउ इट इज बाउंड टाइटली विथ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, किसका वैल्यू देके रखा है, स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब अगर तुम इसको देखो तो ये कुछ कैसे दिख रहा है, मतलब 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्क नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻², ऊपर गया तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁴, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज बोल के रखा है, इफ द परमिएबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब इस बार का परमिएबिलिटी है म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू का जो वैल्यू है वो μ0 के बराबर है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू μ0, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट करो पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, मतलब पहले हमें निकालना है B, दूसरा व्हेन द करंट आई सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 100 एम्पियर, क्या करंट का वैल्यू भी दे के रखा है हमें, ठीक है, ओके। ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L का वैल्यू क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा ये टॉरॉइड बन गया, टॉरॉइड का मतलब तुम समझते हो ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें पूरा बताया नहीं, ये तुम्हारा लेंथ है 1 मीटर का, इसको बस गोल घुमा दिया गया है, ये एक सर्कल बन रहा है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, अब उसके ऊपर टाइटली कुछ वायर्स हैं, मतलब ना ऐसे गोल घुमाए गए, ऐसे 100 टर्न्स घूमे गए, समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स, मतलब देख सकते हो 100 टर्न्स पर, मतलब 1 सेंटीमीटर में ऐसे 100 टर्न्स आए रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा ये जो सर्कुलर है उसको कवर अप किया, और इसकी वजह से ये टॉरॉइड बन गया। टॉरॉइड जानते हो ना क्या होता है, वही चीज़ बन गया। तो बस इसी के दौरान हमें पता लगाना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो तुम्हारा L है वो किस तरह, मतलब क्या होगा। अब मुझे एक चीज़ पता है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर करंट भी दे के रखा है, कितना है 100 एम्पियर, ठीक है। अब बस हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो कितना होगा, अगेन μ0 NI, ठीक है। μ0 का वैल्यू क्या होगा 4π × 10⁻⁻⁷, n का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 10⁻⁴, इंटू आई का वैल्यू भी है मेरे पास, मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली बता दो, 4π × 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा तुम्हारा टेस्ला, 4π × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये पाई है, तो इसके जो वैल्यूज है उसको तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 3.14 × 10, याद रहिए 10⁻⁻1 है, ठीक है। तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है लास्ट में आंसर, ठीक है। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इतना होगा 1.256 टेस्ला, लेकिन याद रहे ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तुमने कैलकुलेट किया। जब तुम इंडक्टेंस की बात करोगे, ठीक है,
म्यूचुअल नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडक्टेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है तुम्हें इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा म्यू, ध्यान देना, मतलब और भी आगे है, यहाँ पर होता है म्यू, ठीक है, लेकिन हम ना वहाँ पर म्यू नॉट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यू नॉट एन का स्क्वायर, एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो भी लिखा हुआ है इनटू एरिया इनटू लेंथ, ऐसा समझ में आ रहा है। अब जो इंडक्टेंस तुम निकालोगे ना वो तुम टोरॉइड का निकालोगे, तो ये लगभग पूरा सर्कल बन ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एरिया है, अब एरिया क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर वो काम आ जाएगा। तो आर का वैल्यू दिया है क्या हमारे पास, यस राइट, ठीक है। तो म्यू नॉट हो गया तुम्हारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये n का स्क्वायर है, n का वैल्यू तुम्हारा 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर। व्हाट इज आर, 5 इंटू 10⁻⁻3, मतलब डायरेक्टली लिखते हैं 25 इंटू 10⁻⁻6, समझा। हाँ क्या बचा है फिर l, l कितना तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 8 इज 1, 1 माइनस 6 इज -5, ये l का वैल्यू 1 है, हाँ मुझे यहाँ पे 1 लिखना था, ऐसे समझा ना। पाई का वैल्यू तुम्हारा 3.14, उसका स्क्वायर करो तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा 9.86 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी, ठीक है। लेकिन ये माइनस है टेक्स्ट बुक में मिली में, देखो मैं फिर कह रहा हूँ जब तक टेक्स्ट बुक में मेंशन ना हो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि नहीं उसको मिली में ही लेकर आना है तो तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो मिली हेनरी, तो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड BT पॉइंटिंग अपवर्ड फिल्स अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस s। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल को एक इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो रेडियस है उसको s दे के रखा हुआ है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय s, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो अपवर्ड सर्कुलर रीजन की ओर जा रही है, मतलब तुम्हें ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे नीचे से इस तरह से होते हुए जा रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, इफ b इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। अब याद रहे यहां पर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लगातार अब चेंज हो रहा है, क्या वो कांस्टेंट है, नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है, हमें क्या पूछा जाता है, अगर सपोज करो कोई भी चीज अगर सर्कुलर है वो गोल घूम रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ EMF तो इंड्यूस होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं रखा गया है, वो लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है। अब तुम्हें यह पूछा गया है कि उस वक्त EMF कितना इंड्यूस होगा, आपको वो बताना है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब भी बात हम EMF की करते हैं तो E का जो वैल्यू, मतलब E क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यही फाइंड आउट करते हैं, E का वैल्यू हम लोग लिखते हैं d∅dt। लेकिन एक बात का ध्यान देना, हमेशा ये ना नेगेटिव साइन में होता है। जब हम सम सॉल्व करते हैं जिसमें ऐसे नंबर्स वगैरह लिखे होंगे ना, तो तुम माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर वगैरह नहीं है तो मैं माइनस साइन को यहाँ पर वापस ला रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। बट व्हाट इज फाई, फाई का मतलब क्या होता है, b इंटू ए, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू माइनस b/dt ऑफ b इंटू ए। चलो लॉजिक लगाता है, कौन सा चीज बाहर निकालो, समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि अभी b यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो ये b जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा और ये होगा तुम्हारा d/dt ऑफ a, माइनस a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा d/dt ऑफ b, ऐसे समझ में। बट व्हाट इज a, a मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो r के जगह यहाँ पे क्या है, बस हो गया, तो ये हो गया माइनस पाई s स्क्वायर dB/dt, तो ये है तुम्हारा EMF इंड्यूस।